नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीश। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच रिपोर्ट लीक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में कैश मिला था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 10 चश्मदीदों ने जले हुए कैश को देखा था। ये सभी दिल्ली के फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी थे। जांच कमेटी ने सभी चश्मदीदों के बयानों को लिखित में दर्ज किया है, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे चलकर इन बयानों को झूठा साबित ना कर सके, जिससे जस्टिस वर्मा बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। वहीं 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। ये उपचुनाव गुजरात की 2 विधानसभा सीटों विसावदर और कड़ी, केरल की 1 नीलांबुर, पश्चिम बंगाल की कालीगंज और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट के लिए हुआ। चुनावी मुकाबले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई-एम न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रहे थे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी मुकाबला था। तो क्या जस्टिस वर्मा को महाअभियोग का अब सामना करना होगा? क्यों उपचुनाव में आपस में ही लड़ता रहा विपक्ष? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लीक हो गई है और जस्टिस वर्मा जो हैं अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, उनके एक्सपोज होने से रिपोर्ट के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं। उस सूत्रों के मुताबिक क्या क्या चीज उसके अंदर है वो हम लोग बहुत बार स्टोरी कर चुके हैं। सवाल बड़ा ये था कि जस्टिस वर्मा ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा जी, सबसे बड़ा बात। और राजीव ने, हमने कई बार स्टोरी की कि फ्रॉम समवेयर ही वॉज गेटिंग दिस फीडबैक, विपक्ष की पार्टियां इस भ्रष्टाचारी जज के साथ खड़े हैं कि आने दो महाअभियोग, इंपीचमेंट जो है नहीं होने देंगे, इंपीचमेंट हम नहीं होने देंगे। और इसी दम पे कि भाई जब इंपीचमेंट, देखिए इंपीचमेंट में क्या है, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में, 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में, 240 पे है बीजेपी, है ना जी। 2/3 का मतलब हो गया 66% वोट चाहिए। 50% से काम नहीं चलेगा, मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और यही कैलकुलेशन, सारी चीजें तो कैलकुलेट, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा दिमाग चलता है लोगों का। और उस वक्त ही हम लोगों ने ये कहा था कि ये इस्तीफा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष की जो भ्रष्टाचारियों की पार्टियां, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट लोग हैं, वो सब इस भ्रष्ट जज के साथ खड़े हो जाएंगे। यही हो रहा है। ये रिपोर्ट आई, इसमें कोई अब तो कोई डाउट ही नहीं है, तो पहले दिन से डाउट नहीं था। जो आग जल रहा है उसका जो वीडियो बाहर आया, जो फायर टेंडर साथ कोई जो है उसमें नाम लिया जा रहा है, उनके पीएस का नाम ले रहा है, उसकी बेटी वहां पे मौजूद है और वो बोल भी रहे हैं कि इतने सारे नोट क्या करें, जज के घर में इतने सारे नोट निकल रहे हैं। तो वो तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन कहानी कहां से बन रही है? अचानक 2 दिन पहले जो है अवतरित हो गए कपिल सिब्बल, मिस्टर जीरो लॉस थ्योरी, है ना, हर चीज में 0-0 कर देते हैं। कहां से आए ये तो है कांग्रेसी। समाजवादी पार्टी ने इनको पुश करके भेजा और यही शुगर मिल के केस में इस जज का नाम एफआईआर के अंदर एज आरोपी है। और किसकी सरकार थी? तो ये मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं में से ये जज हैं उसके। आप इस बात को समझिए, इस तरह का आदमी हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे, यही एक बड़ा सवाल है। ये पॉलिटिकल सेटिंग, इनको बचाने के लिए उतरेंगे। मनु सिंघवी साहब कैसे कैसे वो जज बनाया करते थे, दुनिया से वाकिफ है ना। तो ये जज तो बना, यही एक अपने आप में हमारे सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा। दूसरी चीज, जब ये रंगे हाथ पकड़ा गया है तो आप कहां से शुरू कर रहे हो? ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि भाई ये बहुत बड़ा गलत काम करते, ये अन्याय है। अरे जज के घर में नोट मिल रहे हैं, शर्म के मारे तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। क्यों? न्याय तो यही कहता है कि कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति कोई क्राइम करे तो उसका
उसकी सजा कम होनी चाहिए। जो प्रकांड विद्वान है, जो नियम कानून को जान रहा है, जिसके ऊपर धर्म और न्याय की सुरक्षा, भाई सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ रहता है ना, धर्मो रक्षति रक्षता है। तो जिसके सिर पे, जिसके कंधे पे धर्म और न्याय की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही चोर निकल जाए तो उसका पनिशमेंट तो और भी कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये पॉलिटिकल डोमेन में चला गया। ये कपिल सिब्बल हो, इस तरह के लोग जो तमाम यही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले वकील सब आ जाएंगे बाहर। कितना बढ़िया, आप देखिए, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से एक वर्ग हिंदुस्तान में पैदा हो गया है जो अन्याय, भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटाला, बलात्कार, इस तरह की चीजों, एंटी नेशनल कामों में वो उस पूरा का पूरा एक गैंग नजर आएगा। उस गैंग में वही पत्रकार नजर आएंगे, वही वकील नजर आएंगे, वही एनजीओ नजर आएगा, वही नेता नजर आएंगे, वही पॉलिटिकल पार्टीज नजर आएगी। तो ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बहुत ही स्ट्रांगली ये तय करना पड़ेगा कि इन लोगों की गिदर-भभकी में आना है या फिर महाअभियोग पेश कीजिए और इन गद्दारों को भी एक्सपोज कीजिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक्सपोज कीजिए जो इस तरह के केस में एक भ्रष्ट जज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो जस्टिस वर्मा के केस में अब क्या क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, विकल्प तो अभी सरकार देख रही है, क्योंकि अभी मीडिया का केंद्र अलग हो गया है, चर्चा का विषय बदल चुका है। अभी इतने दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, इजराइल ईरान संघर्ष, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई, ट्रंप बीच में आ जाते हैं, तो ये सारे मुद्दे अभी ज़्यादा चर्चा में हैं। इसलिए जुडिशियरी में सुधार का मुद्दा थोड़ा सा कमज़ोर मीडिया के अंदर हो गया है, सरकार के अंदर नहीं हुआ है जी। जो ये सवाल उठा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे ये पॉलिटिकल सेटिंग आ गई, और इन्होंने जो बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हो गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ये वापस गए दिल्ली हाई कोर्ट से, क्योंकि उनका पेरेंट हाई कोर्ट वो था, वहीं ट्रांसफ़र किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके मीटिंग, सिटिंग, बैठक, ये कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है। इम्पीचमेंट के लिए इतना जटिल प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 7 साल तक आप वकालत की प्रैक्टिस किए हुए हो, बार एसोसिएशन के साथ हो, आप भारत के नागरिक हो, जज बन सकते हो। और ये कोलेजियम में बैठे हुए जज ये तय कर लेते हैं कि इस वकील को जज बनाना है, ये सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, ये रिकमेंडेशन जाएगा सरकार के पास। सरकार ने अगर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोलेजियम में 5 जज जो बैठते हैं उनको दर्द होने लगता है कि हमारे रिकमेंडेशन को कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक बार नहीं हुआ, ये सौरभ कृपाल के मुद्दे पर हुआ, जहां पर उनके एक पार्टनर, यानी उनका गे पार्टनर है जो स्वीडिश नागरिक, सरकार ने कहा नहीं, इनके खिलाफ रिपोर्ट हमारे पास है, हम इनको जज नहीं बना सकते दिल्ली हाई कोर्ट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 3 बार उनके नाम का रिकमेंडेशन किया कि विदेशी पार्टनर हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंच परमेश्वर होते हैं, जज तो परमेश्वर की तरह है। तो इसलिए बाद में सरकार ने बताया कि हमारे पास रिपोर्ट है, इससे दिक्कतें पैदा हो सकती है, क्योंकि सरकार के कई ऐसे आधार होते हैं, फैसले लेने आपको होते हैं, जो बंद लिफाफे में आपके पास सबूत दिए जाते हैं, आप केवल जानते हैं, वकीलों को भी जानकारी नहीं होती है। राफेल डील के बारे में बंद लिफाफे में सारी बातें सरकार ने बताई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज तो जानते ही थे, अब वही लीक कर देगा तो क्या दिक्कत, कैसी समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने ये आधार बना लिया है कोलेजियम के खिलाफ। ये जस्टिस वर्मा कांड में सबसे ज्यादा मुद्दा जो उठा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 मीटिंग ली, ये सर्वदलीय बैठक ली, सारी पार्टियों के नेताओं से मिले। कांग्रेस भी बोल रही थी कि नहीं, हम तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाना चाहते हैं। यही अकाउंटेबिलिटी बिल है, एक भ्रष्ट जज के खिलाफ सबूत है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की धज्जियां उड़ा दिया, रिकमेंडेशन नहीं माना। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बड़ा जटिल है और उसमें विपक्ष के लोग ये साथ देंगे। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की बात चली और जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया राज्यसभा में, उसके बाद से कांग्रेस का पूरा ब्रिगेड सामने आया। सबसे पहले विवेक टनका आया, जो मध्य प्रदेश के नेता, राज्यसभा सदस्य, और वो बड़े वकील भी हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। और वो आकर बोलते हैं ये प्रक्रिया सही नहीं है,
ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देने वाला कौन होता है? इसके लिए फिर से पैनल बनाया जाए, फिर से जांच होगी, तब ये प्रोसेस आएगा जो कि इंपीचमेंट का प्रोसेस राज्यसभा में आए। उसके बाद दूसरा एक इंटरव्यू आया ये वामपंथी मीडिया के साथ, ये जो सिस्टम की बात, इकोसिस्टम की बात डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जगह पर कुछ लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और उसी में एक फिर इंटरव्यू आया अभिषेक मनु सिंघवी का। उन्होंने भी इसी प्रोसेस पर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के ये जांच की रिपोर्ट से लोकसभा या राज्यसभा को क्या लेना देना, हमें फिर से जांच करनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट को कबाड़ी में फेंक दो, न एफआईआर हुआ है, न जांच है, न गवाह है। ये जो सारे रिपोर्ट सामने आए हैं ये इन्हीं लोगों के उसका जवाब है जो ये मांग रहे थे कि गवाह सबूत हमें दिखाइए। फिर उसके बाद कपिल सिब्बल आ गए। तो ये सारा के सारा ये विपक्ष के दूसरे नेता भी, कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी केवल एक पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि ये एक बड़े लॉबिस्ट हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने में पिछली बार भूमिका निभाई थी टीएमसी, ममता बनर्जी ने भेजा। इस बार कपिल सिब्बल कांग्रेस से उतर के आए, समाजवादी पार्टी के सहयोग से आए। तो ये सारी पार्टियों के बड़े नेताओं को जोड़ता है, ये पॉलिटिकल सेटर भी हैं। तो इसलिए ये सोच रहे हैं किसी तरीके से यशवंत वर्मा को बचाओ, लेकिन सरकार दूसरी तरफ सोच रही है कि अभी थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ने दो। ये कॉलेजियम के खिलाफ भी बात होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पर भी बात होगी, अकाउंटेबिलिटी पर भी बात होगी, और ये सारे जो सेटिंग गैंग के वकील हैं इन सब के खिलाफ भी बात होगी, कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और इधर 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर जिन पर बाई इलेक्शन हुआ है, उसको लेकर विपक्ष जो था वो आपस में ही लड़ता हुआ नजर आया। देखिए, सिर्फ विधानसभा उपचुनाव की ही बात नहीं है जी, ये ऐसे ही आपस में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को कौन मान रहा है कि बहुत बड़ा नेता है? भाई कल जन्मदिन था, कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सेलिब्रेट कर रहा है? कोई कुछ पता भी चल रहा है? उधर विस्फोट हो गया वहां केरल के अंदर में जी, वो चुनाव प्रक्रिया चल रही है और वो आ गए बाहर शशि थरूर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारा बहुत पार्टी के साथ डिफरेंसेस है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। केरल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बड़े कर्मठ हैं, जो लोकल लीडर हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन बुरा जो है वो हाईकमान चलाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं। आपको ये कहना पड़ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले को खत्म करना है, वी कैन सॉर्ट इट आउट, वी कैन सिट एंड टॉक। मुद्दे क्या क्या है वो सारे पब्लिक डोमेन में है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई अलग अलग पार्टी, देखिए वो तो ऑब्वियस सी बात है, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हो, उधर टीएमसी से लड़ रहे हो, केरल में भी टीएमसी वाले पहुंच गए, तो ये हर जगह तो ये आपस में लड़ ही रहे हैं। सवाल तो दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी अंदर आपस में ही कांग्रेस पार्टी के अंदर मारधार शुरू हो गया है। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। राहुल गांधी जी को मुबारकबाद कि वो वापस आ गए। बताया जा रहा है कि विदेश में थे और अचानक से जो है वो गुस्से में आए वापस। कौन मेरे हैप्पी बर्थडे का जो है सेलिब्रेशन में विघ्न डाल दिया। बहुत दबाव होगा कि भाई सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ हो, हम बता नहीं सकते हैं आपको कि भाई राहुल गांधी थे कहाँ। तो अपना बर्थडे पार्टी रात में मनाए होंगे, उसके बाद वो आ गए तो केक नहीं काटा गुस्से में। वो कह रहे हैं कि भाई माता जी जो है वो बीमार हैं इसलिए मैं केक नहीं काटूंगा। भाई माता जी बीमार हैं तो विदेशी नहीं जाना था, माता जी की सेवा करनी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी ये बेसुध हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को। इधर सारे रणनीतिकारों के दिमाग में लकवा मार दिया है, या फिर कुछ लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर घुस के राहुल गांधी का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जो उपचुनाव हुए हैं, क्या इन उपचुनावों से विपक्ष की और ज्यादा फजीयत होने वाली है जब नतीजे सामने आएंगे? देखिए, उपचुनाव के नतीजे ये निर्भर नहीं करता कि उससे क्या फजीहत होगी। उपचुनाव में कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़े और आगे क्या होने वाला है ये दिख गया, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई जी। जैसे केरल में उपचुनाव हुआ नीलांबूर सीट पर, वहां पर टीएमसी भी उतरी हुई है मैदान में, और जिस सीट को खाली किया है पीवी अनवर ने, जिनके कारण वो सीट खाली हुई है, उपचुनाव हो रहा है, वो आज टीएमसी के हैं।
अब ये ममता बनर्जी ये चाह रही है कि आगे केरल में अपनी इकाई बनाओ और मुस्लिम लीडर को अपने साथ रखो। पीवी अनवर को रखा और आगे दूसरे मुस्लिम लीडर को रखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी वहां पर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन न करे, या फिर ये जरूरी नहीं है जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराव चल रहा है, उसमें ये असंभव सी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ ममता बनर्जी आगे का रास्ता देख रही होगी, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम लीग को कांग्रेस की जरूरत है ही नहीं। वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 60% से ज्यादा है और उसी क्षेत्र में जाकर कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कहा भी था कि ये यहां पर आने के बाद लगता नहीं है कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की तरह दिखता है। यहां जो बहुसंख्यक समाज जिसको कहते हैं हिंदू, उनको सांस लेने की भी इजाजत नहीं है, ऐसे घुटन महसूस होता है। वो क्षेत्र है तो वैसे उन क्षेत्रों में 17-18 सीटें विधानसभा की जीत जाता है मुस्लिम लीग, कांग्रेस सहयोग करे ना करे, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है मुस्लिम लीग के साथ वहां पर सहयोग करें और पश्चिम बंगाल में भी उसका फायदा उठाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान इकट्ठा होकर वोट दें, कांग्रेस के साथ न जाए। तो पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक ये पार्टियां आपस में उलझी है। सीपीएम के साथ जो कांग्रेस का ये उपचुनाव के बीच रहा, उसके कांग्रेस के कार्यालय पर, कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा, कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां चेक करवाना, उसको पकड़ के उतार कर बीच में गाड़ी सीज करना, उसी तरह से ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस उलझी रही लुधियाना में भी और उधर गुजरात में भी। तो जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं और आगे चुनाव होने वाले हैं केरल में भी, पश्चिम बंगाल में भी, पंजाब में भी और अभी आने वाले समय में बिहार में भी, तो बिहार के चुनाव से पहले हो सकता है ममता बनर्जी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा और ये पहले सलाहकार रहा था ये प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का, कह दे कि उधर से आओ आप, अब बंगाल के बॉर्डर वाले जिले जितने हैं बिहार के, वहां टीएमसी का उम्मीदवार उतारो और वो उम्मीदवार उतारेंगे, सीमांचल के क्षेत्रों में तो मुस्लिम उम्मीदवार होगा। तो इन लोगों की परेशानियां इस बात से बड़ी है कि कहां किसको एडजस्ट करें, नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट दिक्कत होती है। तो एंटी बीजेपी वोट में गिद्ध की तरह नजर डाले हुए बहुत सारी पार्टियां पड़ी है, आपस में बढ़ जाओगे और बीजेपी 50% नहीं बल्कि 60% प्लस से आ जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जस्टिस वर्मा सभी आरोपों को साजिश बता रहे हैं। दूसरी तरफ जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ जस्टिस वर्मा पर गंभीर सवाल उठाए हैं बल्कि न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी बहस छेड़ दी है। वहीं उपचुनावों में विपक्ष जिस तरह से आपस में लड़ता नजर आया, उससे उसकी एकजुटता को भी पलीता लग चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।